इवन सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने मोर देन 300 मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे सिर्फ प्रीलिम्स के। मेरा स्टार्टिंग से एम था कि भाई अच्छी रैंक आ जाए सो दैट आई कैन गेट एस इन एमईए। एमईए में जाएगा तो हमें भी साथ में कहीं बाहर विदेश घूमने का मौका मिलेगा। तो लड़कियों से भी अच्छे नोट्स हैं। मैं तो यही बोलूँगा, देखो भाई ये नोट्स देखो कितने कलरफुल है। मैंने जब इनको देखा और हैंडराइटिंग देखो भाई, इन्हें मतलब देख के ना मेरा भी पढ़ने का मन कर जाए ऐसे नोट। पर जब मैं इसमें एंटर हुआ ना तो मैंने देखा हर वॉल पर देखो मैप है, इंडोर गेम्स है, वो सब कुछ मैथ्स की है। घड़ी भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके अंडर रूट्स हैं, सब कुछ है इसमें। आपकी वीडियो से तो मतलब रिलैक्स हुआ कि भाई 27 जा रही है, क्योंकि हमारी सेकंड मार्च की शिफ्ट में ना 24 तो मेरे बन रहे थे और वो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, कुछ गैस वर्क चल जाए, बस कुछ हो जाए। मतलब बन नहीं रहा था। मतलब हार्ड वर्क से लक वर्क पर आ गए थे। डेली सुबह उठ के टूथब्रश करते हो तो मान लो कि एक दिन आपको कह दिया जाए कि भाई इस दिन भी आपको टूथब्रश करना है, तो उसमें क्या आपको नर्वसनेस होएगी? नए पैटर्न को लेकर, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल नया था इस बार। मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को, रीजनिंग को इन्होंने बैलेंस। आज के टाइम पे मैथ्स बहुत हल्के लेवल पे ले जा चुका है। मैथ्स की वेटेज बहुत गिरा दी है जब से नोटिफिकेशन। पहले 2 मिनट में जब 5-6 क्वेश्चन देख लिए थे, बिल्कुल लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि भाई हम ऐसे मतलब सीरियस। गाइस देखते हैं अंकुश का स्केड्यूल क्या रहता था जब पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते थे, तो क्या करते थे वो। गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है, एक यूनिक इंटरव्यू है, तो मस्ट वॉच, रिकमेंडेड है आपको। इसमें सब कुछ पता चल जाएगा, लाइफस्टाइल, स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या कितने घंटे देना है, किस चीज़ को, घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखना पूरी वीडियोस को। ये है ओपन टेरेस। बीच बीच में लेजर एक्टिविटी यही करते हैं। मतलब सेक्शन 1 में 180 आउट ऑफ 180 थे। देखिए गाइस, आगे कौन सी सीक्रेट जगह। अंकुश, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुश। थैंक यू। तो आप खुद पढ़ो, ऐसे नोट्स बनाओ, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हो। नोट्स देखो आप कितने कलरफुल है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कितना बढ़िया तरीके से यार। ये फिर कहते हो रैंक नहीं आ रही। अब देखो ना तरीके देखो, ये अर्थमेटिक के नोट्स देखो, और एक एक फोल्डर में एक एक चैप्टर है मेरे भाई। हमारी तो पता नहीं कॉपीज कहाँ होती थी, हमें ये भी नहीं मिलती थी। एक एक फोल्डर में देखो, ये अर्थमेटिक के देखो, ये अलजेब्रा के फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं। पीछे देखो प्रिंट आउट निकाल के क्या क्या चीज़ है भाई। ये होते हैं टॉपर्स, ये ऐसे ही नहीं बनते। इनकी स्ट्रेटजी, जो कॉम्पिटेंसी की बात ये कर रहे हैं ना, देखो एक एक चीज़ देखो क्या क्या हाईलाइटेड है। जो चीज़ नहीं आ रही है उसको काट दिया है, मतलब जो नहीं आने वाली है बाद में। अब ये देखो वोकैबुलरी, आप कहते हो आपको होती है वोकैबुलरी, देखो खुद की बनाई जाती है, प्रीवियस ईयर मिल जाएगी आपको, बट खुद बनाओ अपनी। ऐसे मैंने बहुत सारे देखे बच्चे जो खुद की बनाते हैं पूरी की पूरी लिस्ट, और उसके बाद वो उनसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो, मतलब इतना छोटा फॉन्ट और इतना क्लियर है ना। इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा, इसको नहीं दिखाई दे रही, टेलीग्राम पर SSC Core 1 2 3 पर। ये देखो, ये मैप देखो आप, ठीक है। किस किस को अंकुश के नोट्स चाहिए भाई, कमेंट कर देना। प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकते हैं हम तो भाई। देखो ये मैप पूरा एज ए पूरा पॉलिटिकल मैप में, ये इसकी खुद की हैंड राइटिंग है। जो आप अंदर देख रहे हो ना, ये भरा हुआ है। पहले मैंने देख रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लगा ये भरा हुआ आया है। सारा लिखा था कि तुमने लिखा हुआ है सब। हाँ। यार कमाल है। आप इसकी फ़ोटो देखोगे ना, आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे, मैं खुद नहीं कर पा रहा, ये खुद लिखा हुआ है। मतलब एक एक चीज़ लिखी हुई है। फोक डांसेस, यार मानना पड़ेगा, मतलब पूरे रूम में मैप्स ही मैप्स हैं भाई। घड़ी पर भी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो देखते हैं वो एक एक करके सारी चीज़ें। और गाइस ये अंकुश का रूम है, तो देखते हैं। ये मेरा स्टडी टेबल है गाइस, और यहाँ सारी बुक्स वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ मेरे इम्पोर्टेंट चार्ट्स रहते थे। गाइस आप देख सकते हो, चार्ट्स में सब कुछ लिखा हुआ है पूरी। इवन मतलब आप देखोगे शॉर्टकट्स लिखे हैं, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वही है ना, 21 से टेबल से 37। ये परसेंटेज शॉर्टकट्स, ये परसेंटेज फ्रैक्शन के नंबर्स, ये ABC रीजनिंग के लिए, ये यूनिट्स, सारी टेबल्स वगैरह, स्क्वायर्स, क्यूब्स।
यार ये कुछ आप देख रहे हो गाइस, ये थोड़ा नंबर सीरीज सब कुछ एक वॉल पर है जो पूरे टाइम दिखेगी। मतलब टेबल्स में भी वो हैं जैसे 37 जो बहुत बार रिपीट होता है, ट्रिपलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप देखो इनकी टेबल पर ही हैं जहाँ ये बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इवन मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ ना, आपको देखो इस पर भी आपको दिखेगा कि सब कुछ मैथ्स की है। घड़ी भी देखो, ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके अंडर रूट्स हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। ये मैप देखो हर वॉल पर, जब मैं इसमें एंटर हुआ ना तो मैंने देखा हर वॉल पर देखो मैप है। इंडोर गेम्स है। बोर हो रहे हैं तो भाई थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा उठे और माइंड जो है वो रिफ़्रेश कर लिया। बुक्स की भी लिस्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्टडी की बुक्स हैं, कुछ स्टडी की बुक्स हैं, कुछ आप देखोगे नॉवेल्स भी हैं यहाँ पर, कुछ अलग अलग देखो बुक्स हैं सारी। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी वाली बुक्स हैं, देखो सब कुछ मिलेगा इधर। और कुछ हम कुछ जो ऐड ऑन करना चाहोगे? बस मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपको भी अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप फटाफट से अपनी मेहनत करिए, और इस डिपार्टमेंट में भी इंटरेस्ट हो तो ज़रूर आप इस डिपार्टमेंट को अवेल करें और मेरे से अगर मिलना हो तो मिलिए। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 15 टॉपर जो है एसएससी सीजीएल 2022 के। इनसे हम जानेंगे डिटेल में एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, इनका रूटीन क्या पैटर्न था, ये सारी चीज़ें। तो लेट्स वेलकम अंकुश। अंकुश, अपने बारे में आप कुछ बताइए कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और अभी आप क्या करते हो प्रेजेंट में? ओके, तो मेरा स्टार्टिंग से जो बैकग्राउंड रहा है वो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, और करंटली तो अभी तो मेरा कॉलेज जस्ट ख़त्म ही हुआ था। 2022 में आई ग्रेजुएटेड, और कोर्स था मेरा बीकॉम ऑनर्स। तो अभी ग्रेजुएशन करी एंड देन मेरा सीजीएल में ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, तो और ये क्लियर हो गया। तो आपका जो है वो पोस्ट कोई ड्रीम था, या आपने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी तो आपको ऐसा था कि मुझे ये वाली जॉब लेनी है? मेरा स्टार्टिंग से जैसे मतलब एसएससी के फील्ड में आया मैं, तो थोड़ा पहले तो मेरा स्टडी करने में काफ़ी इंटरेस्ट था कि भाई इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो काफ़ी मेरे को फैसिनेटिंग लगते थे। तो वो पढ़ता गया, फिर धीरे धीरे पोस्ट के बारे में भी जैसे रिसर्च करी। तो ये जो ASO एंड ME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पोस्ट है, तो इसने मेरे को फैसिनेट किया, और फिर ये भी एक टारगेट था कि इसको भी अचीव करना है, तो फिर इसी के लिए फिर वर्क किया। तो अंकुश, आप जो है जो डेली पढ़ते थे तो कितने घंटे आपको लगता है कि आपको मतलब स्टूडेंट को ऑन एन एवरेज देनी चाहिए, और आप कितने घंटे देते थे? मेरा टोटली मैं एसएससी की तरफ मेरा पूरा इंक्लिनेशन था, तो तब मेरे 10 to 12 आवर्स भी डेली जाती हुई। मतलब 10 से 12 घंटे अंकुश जो है वो पढ़ लेते थे एसएससी सीजीएल का। तो अब इनसे जानते हैं कि जो इन्होंने तैयारी करी थी उसमें इन्होंने क्या क्या फॉलो किया मटेरियल, क्या इनकी प्रिपरेशन के लिए चीज़ें हेल्पफुल रही हैं, या इन्होंने तैयारी कैसे करी, कोचिंग ली या नहीं ली आपने? कोचिंग मैंने ऑफलाइन कहीं से नहीं ली, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी टीचर्स की मैंने ली। अच्छा, तो आपने जो बुक्स ली थी वो भी उन्हीं टीचर्स की थी, या अलग से भी आपने कुछ बुक्स ली? बुक्स तो नॉर्मली जो फॉलो होती हैं एसएससी की फील्ड में, जो कि मेरी बुक लिस्ट रही है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो वही मतलब मोस्टली एस्पिरेंट सारे वही करते हैं, और मैंने भी वही फॉलो किया। तो गाइस, बुक लिस्ट जो अंकुश ने फॉलो करी वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ आप देख सकते हो जो बुक्स इन्होंने रेफ़र करी, सब मटेरियल इन्होंने रेफ़र किया। तो आप खुद के नोट्स भी बनाते थे कि किसी सब्जेक्ट में? यस, खुद के नोट्स ना वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करते हैं कि आपकी पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं एसएससी मतलब जीएस में, और जो कि रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं उनके आप नोट्स बना सकते हो स्पेसिफिक टॉपिक्स के, लेकिन सारा जीएस का नोट्स नहीं बना सकते। और जैसे मैथ्स की बात है, तो अगर आपके पास टाइम है हाथ में तो यू कैन गो फॉर इट, मैथ्स के भी यू कैन गो फॉर इट। और लेकिन मतलब और सब्जेक्ट्स में जैसे इंग्लिश के नोट्स हो गए, उसका भी सेम एप्लीकेबल है कि अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन गो फॉर इट। और रीजनिंग के तो वही 1-2 पेज के नोट्स होते हैं, अगर होते भी हैं तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो नए पैटर्न को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल नया था इस बार, मैथ्स को, इंग्लिश को, जीएस को, रीजनिंग को इन्होंने बैलेंस आउट कैसे किया, किसको ज़्यादा टाइम देते थे, किसको कम टाइम देते थे, किसके नोट्स इन्होंने स्पेसिफिकली खुद बनाए?
तो उसके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में नॉर्मली जो चलता ही है, आपको जैसे टीयर 1 में पढ़ना होता है वैसे ही इधर टीयर 2 में भी मैंने उसको एक्सटेंसिवली फॉलो किया, क्योंकि अब मेंस के मार्क्स ही मैटर कर रहे थे। तो वहाँ जीएस एक्सटेंसिवली फॉलो किया, रीजनिंग की नॉर्मल प्रैक्टिस करी थी, इंग्लिश और मैथ्स में भी सेम टीयर 1 जैसे कर रहे थे वैसे ही किया, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं गए, मेरा कहने का मतलब ये है। तो गाइज आपने अभी देखा कि अंकुश ने आपको बताया इनकी स्ट्रेटजी। अब इनसे जानते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर कोई तैयारी करता है, कोई भी नया बच्चा जो वीडियो देख रहा है, एसएससी सीजीएल 23 हो, 24 हो, सीएचएसएल हो, तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, क्योंकि अब चारों सब्जेक्ट मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है, तो कैसे बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, कैसे इन्हें चूज़ करना चाहिए? सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको ना एक पर्टिकुलर टीचर पकड़ना है। जैसे मेरे केस में मैंने काफ़ी टीचर से पढ़ा है, मैंने जो भी प्रोमिनेंट टीचर्स हैं मैंने सभी से पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास टाइम काफ़ी था। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई कोई एक टीचर पकड़ लो, आप कोई भी पकड़ सकते हो, एवरीवन इज़ रियली वेरी गुड इन दिस फील्ड। तो कोई भी एक टीचर पकड़ो, उससे फुल कोर्स करो। अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी अच्छे नहीं हैं, फुल कोर्स करो, देन गो टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक अच्छे से पूरी सॉल्व करो, बस उतना सफिशेंट है। आज के टाइम पे मैथ्स इतने हाई लेवल पे नहीं पूछ रहा। आज के टाइम पे मैथ्स बहुत हल्के लेवल पे ले जा चुका है, मैथ्स की वेटेज बहुत गिरा दी है। जब से नोटिफिकेशन आया ना न्यू पैटर्न का, मैथ्स की वेटेज, मतलब मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत घट चुकी है। मैथ्स में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉलो एनी पर्टिकुलर टीचर अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है, एंड देन डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट विल सफाइस। तो गाइज अंकुश ने सागर में कूद के नदी से लेके झील तक का सफ़र जो है वो आपको बता दिया है। मतलब मेन झील है, आप अब सागर में जाओगे वो उतना टाइम नहीं डिवोट करना है। बेसिकली यू हैव टू जस्ट डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फॉलो एनी वन, जो भी आपको ठीक लगे आप डेमो देखिए, देन यू कैन स्टार्ट योर मैं प्रिपरेशन। इवन ये भी सजेस्ट करूँगा, डेमो देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको शक्ल से जो अच्छा लगे ना, मतलब इवन आँख बंद करके आप कोई भी टीचर सेलेक्ट कर सकते हो, बस एक पे फिर स्टिक रहना। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, एक पे स्टिक रहना और फिर अच्छे से फॉलो करना। ऑल्दो ये भी होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर टीचर की एक ये स्पेशलिटी है, ये चैप्टर उनका अच्छा है, ये चैप्टर उनका अच्छा है, लेकिन इतनी मगजमारी में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स बहुत हल्के लेवल पे ले जा चुका है और आने वाले टाइम पे भी मेरी प्रिडिक्शन है कि हल्का ही रखेगा। तो कोई एक टीचर बिल्कुल आँख बंद करके कोई भी टीचर पकड़ लीजिए और अपना बस फॉलो करिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, देन डू प्रीवियस क्वेश्चंस। रीजनिंग के ऊपर आए, क्योंकि इस टाइम पर रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट मैथ्स से 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आने हैं, तो उसको कैसे तैयार करना है? हाँ, तो यू कैन फॉलो एनी कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स कोई भी देख लो, हर टीचर अच्छा है, कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर लो। और ये भी नहीं कि भाई पूरा उनका कोर्स फॉलो करना है, जैसे हो जाएगा। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसकी आप क्लासेस ले सकते हैं। बाकी तो वही है, अगर एक बार आपके एप्टीट्यूड अच्छा है तो देन यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिनाकल की अच्छी बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बस उसको सॉल्व करते हैं। और अगर हम बात करें अब जीएस की, तो जीएस में जीएस का ना थोड़ा सब्जेक्ट वाइज रहता है कि भाई आपको मतलब वैसे तो हर इस जीएस में कितने सब्जेक्ट्स आएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे अभी न्यूली लॉन्च पैटर्न में टीयर 1 में भी अजीब से क्वेश्चंस आ रहे थे कि जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जीएस इज़ वेरी वाइड, लेकिन उसको ये नहीं है कि भाई आपको हर चीज़ पढ़ने पे आप जंप कर रहे हो। बस आपको वही बेसिक फॉलो करना है कि भाई आपके पास एक बुक हो, या तो अरिहंत हो या लूसेंट हो। लूसेंट इज़ वेरी वाइड बुक, अगर आपके पास टाइम है हाथ में तो यू कैन फॉलो दैट बुक। अरिहंत उनके लिए जिनके पास इतना टाइम नहीं है लेकिन उन्हें कंसाइज वे में मल्टीपल रिविजन्स के साथ पढ़ना हो, अरिहंत इज़ वेरी गुड बुक। इवन मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि गो फॉर अरिहंत उनकी। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जीएस पढ़ने में तो लूसेंट उठा सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, और लेकिन उसके लिए आपको दम बहुत लगेगा कि भाई बार मल्टीपल रिविजन्स भी चाहिए होती हैं ना जीएस में, दम बहुत लगेगा। लेकिन अरिहंत इज़ वेरी कंसाइज एंड यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स। तो अरिहंत से एक बार थ्योरी कवर हो गई और आपको धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनका बार रिवीजन भी हो गया और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डेली लगा रहे हैं। डेली के आप सेट कर लीजिए कि भाई 100 या 150 लगाने ही लगाने हैं।
मेरा पर्सनली रहता था शायद 100 ही रहता था, मेरा 100 में डेली रखता ही था। क्योंकि इस टाइम जो न्यू पैटर्न अब जो इंट्रोड्यूस हो चुका है ना, इसमें जीएस ही एक चीज़ है जो आपको एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी दिलाती है। मैंने स्ट्रेटजी में अपने ये भी डिस्कवर किया कि अब जीएस ही चीज़ है कि जो कॉम्पिटेंसी दिलाएगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग अगर उठाएंगे तो आप देखो उसमें ना यूँ ही रहता है कि अगर किसी ने अच्छी तरह फॉलो सब कुछ किया है ना, तो सबके मैथ्स और रीजनिंग में 90, 86, 82 या 78 इस रेंज में मार्क्स रहेंगे। इस किसी के भी वहाँ पर 74 या 70 तक नहीं जाएंगे, अनलेस बहुत ही बेकार बंदा और उसने पढ़ा ना हो, तब वहाँ तक जा सकता है। लेकिन मोस्टली सबके 78, 82, 86, 90 इस रेंज में रहेंगे, सेम रीजनिंग लेकिन, और सेम थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी। लेकिन जीएस एक ऐसी चीज़ है कि भाई अगर हमने घर पे बैठ के बहुत टाइम पढ़ा है ना, तब भी हम श्योर नहीं कह सकते कि भाई इसमें हमारे 40 नंबर 50 नंबर आ ही जाएंगे। तो जीएस में कॉम्पिटेंसी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉम्पिटेंसी आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि भाई आप ना, जैसे मैंने बताया कि आर्यंत या लूसेंट तो आप फॉलो कर ही रहे हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगाने, क्योंकि अब जो आपकी जो जीएस है ना, आप उसको जीएस मत समझिए, वो बिल्कुल मैथ्स है। मैथ्स इन द सेंस कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप एक्सेल करेंगे उसमें। जितनी आप उसमें आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा आप हर चीज़ को कनेक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको कनेक्शन चाहिए होते हैं जीएस में। एक एक टॉपिक्स में, जैसे यूँ लगा लो कि मुगल एम्पायर हम पढ़ें हिस्ट्री में, और उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ें, तो इन सब में ना हम एक बार एक पेज पे तो अगर पढ़ लेंगे कि मुगल एम्पायर में ये एम्परर्स आए थे और इन्होंने ये सब फॉलो किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का हमें नहीं पता होगा। हमें उस टाइम पे बस यही पता है ये मुगल एम्पायर था, ये किससे हो गया। फिर हम अगले दिन पढ़ते हैं रिवॉल्ट ऑफ 57 में ये रिवॉल्ट रेवोल्यूशनरी थे, हमने ये सब पढ़ लिया। लेकिन उसका कनेक्शन तब होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, तब आपको मतलब तब आपके वो पूरी जो टाइमलाइन होती है ना, तब आपके दिमाग में जाके बैठती है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत मैंडेटरी है। जितना ज़्यादा आप यूँ लगा लीजिए, अब जितना ज़्यादा जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपके उसमें नंबर आएंगे। मैंने इतना क्वेश्चंस नहीं लगा पाया, तो मेरा जीएस में स्कोर थोड़ा मॉडरेट है। अगर मेरा एक्चुअल स्कोर जीएस में 43 आउट ऑफ 75, अगर मैं और क्वेश्चंस लगाता तो मेरे 50, 55 पहुँच जाते, और उससे मेरी रैंक भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती, मेरी सिंगल डिजिट आराम से आ जाती। लेकिन जीएस में मैं इतना करा नहीं मैंने। तो गाइज आपने जीएस की कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी देख ली है जो अंकुश ने डिटेल में शेयर करी, क्योंकि नए पैटर्न के बाद जीएस इज़ द किंग ऑफ द सिलेक्शन। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, मैथ रीजनिंग में ऑन एन एवरेज जो सिलेक्शन ले रहे हैं 80+ जा रहे हैं, पर वहीं जीएस में कितने कम स्टूडेंट होंगे जो 40+ गए होंगे। जब ये AIR 15 लेके आए हैं, तो आप सोचो कि ये 43 स्कोर पर है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 40 से नीचे रहे होंगे, तभी उनकी रैंक पीछे है। तो सेक्शन 1 में तो मेरे मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 90 आउट ऑफ 90 थे, मतलब सेक्शन 1 में 180 आउट ऑफ 180 थे। देखिए गाइस, 43 और इंग्लिश में मेरे 190 119 है, देखिए आउट ऑफ 135। तो वहाँ भी आप देखोगे 120 अप्रॉक्स स्कोर जा रहा है। तो लगभग जीएस है जहाँ पर ये सिंगल डिजिट के लिए अगर मेहनत करते हो, तो यानी आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जीएस को बहुत इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसके बाद कंप्यूटर भी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कंप्यूटर का तो मैं आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि कंप्यूटर का यूँ था कि भाई मैं स्टार्टिंग से बहुत कंप्यूटर को बहुत लाइटली ले रहा था। मेरे को था कि भाई इतना कुछ आना नहीं है, नॉर्मल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, बहुत एसएससी बहुत हल्का रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हुआ यूँ था कि भाई जैसे ना, अब मैं मॉक्स वगैरह भी लगा रहा था कि सब मेरा वो रहता था कि मॉक्स लगानी है, तो मॉक्स में भी मेरा कंसेक्यूटिवली 40+, 50+ तो मोस्टली रहता ही था कंप्यूटर में। मेरे को कंप्यूटर की बिल्कुल टेंशन नहीं थी। मैंने इवन पढ़ा भी नहीं था, मैंने 2-4 बार बुक उठा ली थी आर्यंत की, बस वो ऐसे ऊपर से 2-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लिया था। मेरे को था कि कंप्यूटर बहुत हल्का रखेगा, और वही मेरा बिगेस्ट नाइटमेयर बन गया क्योंकि हुआ यूँ था, एग्ज़ाम में गया मैं, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि भाई एग्ज़ाम में जब बैठा, Tier 1 मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, मेरा बहुत मतलब अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 30 या मतलब 40 या 45 मिनट में मेरा सारा पेपर मतलब Tier 1 का सेक्शन 1 हो गया था।
सेक्शन 1 हो गया 40 से 45 मिनट में। मेरे को था बस अब ये तो इतना बच्चों वाला पेपर कि इन्होंने पूछा है, ये तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर आया सेक्शन 2। सेक्शन 2 में इंग्लिश भी करता गया, मतलब इंग्लिश में थोड़ा वो पता चला कि भाई इस बार ना कि आपके पास वो PQRS वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए थे। हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि 1-2 आएंगे, उन्होंने 5-6 पूछ लिए थे। उस वजह से कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा बढ़ गया था, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा स्किल करना था कि भाई टाइम कैसे इधर उधर से मैनेज करें। और फिर GS में भी थोड़ा अटपटी सी GS आई थी, वो तो फर्स्ट टाइम आई तो सबको एक्सपेक्ट कर ही देते कुछ अजीब सा आएगा ही। फिर जब सेक्शन 1 सेक्शन 2 ओवर हो गया, सेक्शन 3 आया, उसके पहले 2 मिनट में जब 5-6 क्वेश्चन देख लिए थे, बिल्कुल लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती हो गई कि भाई हम ऐसे मतलब सीरियसली नहीं लिया। कंप्यूटर में पता चल गया था कि एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इतना हाई लेवल भी पूछ सकते हैं, मतलब SSC बहुत ही ऐसे मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना पड़ रहा था कि भाई कैसे ना कैसे करके कुछ पॉइंट मिल जाए कि भाई एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, कुछ गैस वक्त चल जाए, बस कुछ हो जाए। मतलब बन नहीं रहा था, मतलब हार्ड वर्क से लक वर्क पर आ गए थे उनको। बहुत ज़्यादा लग चाहिए उस चीज़। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि कंप्यूटर क्वालिफाई और क्या मैं क्वालिफाई कर भी पाऊंगा। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे और पोस्ट जो है हाथ से जाती दिखाई देने लगी, इतना सब पढ़ने के बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ 2 years। इवन मैं मॉक्स में बता रहा हूँ ना, मॉक्स में मैं 5 मिनट में कंप्यूटर ऐसे उड़ा देता था। 5 मिनट या 3-4 मिनट में ऐसे एक एक करके उड़ा देता था। लेकिन जब एक्चुअल पेपर हुआ ना, मेरे को 15 मिनट बहुत कम लगे, ऐसे लगे कि भाई 5 सेकंड में ख़त्म ही हो गया। हम तो ढंग से सोच भी नहीं पाए, इतने मुश्किल क्वेश्चन आ रहे थे। फिर पेपर जब कंप्लीट हुआ ना, फिर मेरे को बहुत डर लग रहा था कि ये क्या हो गया। मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो अच्छा जा रहा था, लेकिन ये कंप्यूटर में तो बहुत ही। फिर मेरे फादर ने भी पूछा कि रिव्यू मतलब पेपर कैसा रहा। मैंने कहा कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, अब कुछ नहीं पता मेरे को। इवन जैसे एग्जिट करते हैं तो फिर बच्चे भी बात कर रहे होते हैं, तब भी सभी यही बात कर रहे थे कि भाई क्या पास भी हो पाएंगे। मैं भी खुद सोच रहा था कि भाई क्या मैं पास भी हो पाऊँ, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे पता चला कि भाई 5 मतलब बाहर आने के बाद क्वेश्चंस थोड़े आउट हुए, तो पता चला कि 5 क्वेश्चन तो गलत हो ही गया। फिर थोड़ा और डर बढ़ने लग गया। फिर जो आंसर की आई, पता चला कि मेरे 24 बने थे उस टाइम और एक क्वेश्चन गलत दिख रहा था, तो फिर उस क्वेश्चन और मुझे लगता है अंकुश ने मेरी वीडियो और देखी, उसमें बोला मैंने 27 जाएगी, तो और ज़्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि अगर 27 चली जाती इनके मन में डाउट था और वो क्वेश्चन SSC सही नहीं करे। इनफैक्ट आपकी वीडियो से तो मतलब रिलैक्स हुआ कि भाई 27 जा रही है, क्योंकि हमारी सेकंड मार्च की शिफ्ट में ना 24 तो मेरे बन रहे थे, और वो एक 8-10 वाला क्वेश्चन तो मतलब था, हर कोई कह रहा था कि गलत है और उसको चेंज करेगी SSC। तो मेरे को था कि 28 तो बन जाएंगे, और अगर कुछ मेरे को था कि भाई आपने बता दिया था ना 27, तो थोड़ा रिलीफ हुआ था कि भाई 27 आएगी, 28 मेरे तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन डर इस बात का था कि भाई 30 ना रख दे, SSC 50% ना रख दे, क्योंकि 30 बड़ा अच्छा नंबर लगता है आउट ऑफ 60 के। भाई इस बच्चे के 50% भी नहीं आ रहे, तो इसको क्या लेना हायर स्टैंडर्ड में। तो हाँ, बस था कि भाई कुछ ना कुछ करके शायद मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाए। सेकंड मार्च की लोग कंप्यूटर का डिफिकल्ट भी बता रहे हैं 28 का, 30 से थोड़ा पार हो जाए तो भाई फाइनल CPT। पर मुझे जहाँ तक याद है जब हमारी बात भी हुई थी तो भी मैंने यही बोला था कि 27 क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट क्योंकि जो फेक नोटिस था जो भी था उसने तो हिला के रख दिया था। उसमें तो ऐसा लगा कि बस हो गया, सिलेक्शन नहीं होना इस पोस्ट पर, और उसके बाद माइंड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग गया दूसरी पोस्ट के लिए। मैं फिर एक्सपेक्टेशन सारी छोड़ दी थी मैंने, जब तक रिजल्ट नहीं आया था मैंने छोड़ दिया था, एनमीर तो मिलेगा ही, मैंने छोड़ दिया था। देखिए गाइज, ड्रीम पोस्ट जो थी वो नाइटमेयर बन गई। आप देख सकते हो कि एक सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एक टॉपर की लाइफ में। अब ये देखिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट को ईजिली नहीं ले सकते। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ ड्यू टू कंप्यूटर्स लेस स्कोर, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इनकी किस्मत अच्छी थी या हमारी प्रिडिक्शन अच्छी थी कि कंप्यूटर में 27 पर ही सेट हो गया मामला, फिर 2023 जाना पड़ सकता था, और ऐसे एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता जिससे हो सकता है डिप्रेस भी रहते बंदा, फिर ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करी, आई एम नॉट मतलब गुड। अपने आप हम बात करेंगे, बच्चे जो तैयारी करते हैं वो
और पढ़ते हुए मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की, कल करेंगे आज नहीं। तो इस बारे में मतलब आपके साथ भी ऐसा होता था कि आज मेरा मन नहीं है, तो आप ब्रेक्स भी लेते थे ड्यूरिंग स्टडीज़ या कैसे चलता था? बिल्कुल, ब्रेक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रेक्स इन द सेंस जैसे, लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन बच्चे करते हैं, तो वहाँ तो सीधा प्रूव हो जाता है कि उनके पास सीरियसनेस ही नहीं है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। अगर वो बेफालतू में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, एक तो होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, वो टाइम वेस्ट होता है, एक होता है प्रोडक्टिव ब्रेक, वो अलग चीज़ होती है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सीरियस ही नहीं है इस एग्ज़ाम को लेकर, मैं तो कहूँगा कि भाई वो छोड़ दो। अगर वो ब्रेक प्रोडक्टिव ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं भी करता था, मैं प्रोडक्टिव ब्रेक में मैं टेबल टेनिस खेला करता था, मेरे को टेबल टेनिस काफ़ी पसंद था। मतलब पसंद तो मेरे को सारी स्पोर्ट्स अच्छे लगते थे, लेकिन टेबल टेनिस में काफ़ी खेला। और एक्स्ट्रा में मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं स्पोर्ट्स में साइकिलिंग वगैरह कर लेता था। ऐसे मतलब आपको ना एक भाई आपके पूरा दिन में आपको 1 घंटा चाहिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने में, उसमें आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, और वो माइंड फिर आपको ये डेली जो रूटीन फॉलो करवाते हैं ना, फिर वही करवाता है। हाँ, मतलब गाइस ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ते रहना है, आपको कोई ना कोई लेज़र एक्टिविटी, जैसे अंकुश कीजिए, अंकुश का सब कुछ एलीट सा लग रहा है मुझे मतलब अगर खेल भी रहे हैं तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं जनरली। आपको अगर खेलना है आप क्रिकेट, बैडमिंटन कुछ भी खेल सकते हो, बट हम इनसे जानते हैं कि पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका टाइम टेबल क्या रहा? 22 में आई पास्ड आउट आउट ऑफ कॉलेज। फिर मैंने सीरियसली फिर आई डेव्ड इनटू दिस प्रिपरेशन फॉर सीरियल। फिर मेरा यूँ था कि भाई जैसे मैंने अराउंड जुलाई अगस्त के दौरान जब मैं पास आउट हो गया था, तब मैंने फुल ऑन प्रिपरेशन शुरू कर दी थी एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। फिर सितंबर में जब नोटिफिकेशन आया ना, तब मेरी तैयारी में बहुत चेंज आया। मैंने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया था अपनी, जो पहले मेरी स्ट्रैटेजी चल रही थी, बिल्कुल ब्रेक लगा दिया था। फिर मैंने जैसे सितंबर में आया नोटिफिकेशन, देन सितंबर का फुल मंथ, अक्टूबर का फुल मंथ, इवन नवंबर का मिड लगा लो, तब तक मैंने कुछ मतलब बहुत लाइट पढ़ रहा था। मेरे सारे डेज जाते थे कि भाई किस तरह से मैं कॉम्पिटेंसी में एडवांटेज ले सकता हूँ, इतने कंपटीशन में कहाँ से क्या कितना पढूं कि भाई मेरे को कॉम्पिटेंसी मिल जाए, कि आई कैन सिक्योर। मतलब मेरा स्टार्टिंग से एम था कि भाई अच्छी रैंक आ जाए, सो दैट आई कैन गेट ASO इन MBA। तो उसके लिए फिर मैं अपने ना इन महीनों के दौरान अपना वही स्ट्रैटेजी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहा कि भाई कहाँ से मैं ऐसे नंबर अपने निकाल सकता हूँ, कि भाई जैसे GS भी इंट्रोड्यूस हो गया, तो उसमें कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ेगी। रीजनिंग भी थोड़ा पता नहीं था, कि क्योंकि 2-4 न्यू टॉपिक्स आए थे, तो उसको भी लेना था दिमाग में। तो ऐसे ये सब चलता रहा। और फिर उस टाइम तो भाई बहुत कम पढ़ाई हो गई थी। Tier 1 के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, वो तो सभी का मतलब काफ़ियों का क्लियर होना ही था, पता ही था, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी। और टीयर 1 का पैटर्न भी सेम ही था, हाँ, तो उसका लोड इतना लेना नहीं था, प्लस वो क्वालिफाइंग हो गया था। प्लस वो क्वालिफाइंग था। मेन शायद आपके माइंड में ये चल रहा था कि जो आपने बताया एज लेने वाला, एज लेनी थी। और वो आपने पढ़ाई कम स्ट्रेटजी ज़्यादा बनाई हाँ। उस पर्टिकुलर टाइम में, और फिर आपने उसको मेंस के लिए बूस्ट कर दिया, मतलब जनवरी से। फिर जैसे दिसंबर में Tier 1 हुआ, उसके बाद फिर मैं मतलब Tier 1 के थोड़ा दिन Tier 1 के बाद 1-2 हफ्ते का ब्रेक लिया, मतलब थोड़ा रेस्ट किया, और फिर अपना मेंस के लिए लग गए। तो गाइज आपने अभी देखा कि GS का, मैथ्स का, रीजनिंग का हमने सब देख लिया, बट इंग्लिश जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी की है। तो इंग्लिश में आपने कैसे प्रिपरेशन रखी अपनी? इंग्लिश का देखो, इंग्लिश में ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ऑलरेडी अच्छा बैकग्राउंड रहा है, उन्हें बचपन से ही रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, और इंग्लिश मीडियम में काफ़ी उनका अच्छा हाथ रहा है, उन्होंने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है। और एक कैटेगरी है जिन्होंने ऑलरेडी हिंदी मीडियम से स्कूलिंग कर रखी है, उन्हें मतलब इंग्लिश में बहुत कम उन्होंने कुछ किया होगा, और रीडिंग की भी प्रैक्टिस नहीं है उनको। तो मेरी अगर बात करें तो मैं फर्स्ट कैटेगरी में आता था, मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम सारी हुई है, और रीडिंग में भी अच्छा इंटरेस्ट था, तो मेरे को ज़्यादा इशू नहीं आया। और इवन मैं अगर शेयर भी करूँ, मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो इंग्लिश था ओल्ड पैटर्न वाले जो मेंस के था, उसमें भी मेरा 200 में से फर्स्ट उसी में ही मेरा शायद 190 स्कोर आ गया था। तो मेरे को उसमें कोई इशू नहीं था, मेरे ऑलरेडी ग्रामेटिकल रूल्स भी ठीक थे, और सारा रीडिंग वगैरह प्रैक्टिस थी, तो मेरे को इंग्लिश में कोई इशू नहीं आया। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो, इंग्लिश में ना, इंग्लिश आपको टाइम मांगती है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते उसको कि भाई आपने 3-4 मंथ्स में प्रिपेयर कर लिया,
उसके लिए आपको, अगर आपका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है तो आपको उसको फाउंडेशन से ऊंचा उठाना पड़ेगा, पूरी अच्छी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी बिल्कुल फाउंडेशन से। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर टीचर आप उठाइए आप और उसको उनको फॉलो करिए, पूरा उनका कोर्स A to Z फॉलो करिए। और जैसे नीतू सिंह मैम मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, आप उनका पूरा कोर्स फॉलो कीजिए, अच्छे से एक एक क्लास कीजिए, नोट्स बनाइए और उनकी बुक फॉलो कीजिए। इसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उतना आपको इन्वेस्ट करना ही है अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है। और अगर बैकग्राउंड है तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप कीजिए और देखिए, एनालाइज करिए कि भाई क्या किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बस प्रैक्टिस करती जाइए। बस वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का खेल है बस। अगर मॉक टेस्ट की बात करें, क्योंकि होता है ऐसा अक्सर, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जितने भी हैं वो ये देखते हैं वीडियोस में कि 100 मॉक टेस्ट देते हैं जो टॉपर्स हैं। क्या आपने भी ऐसा किया था? अगर प्रीलिम्स की बात करें ना, क्योंकि मेरे को टाइम तो काफ़ी हो गया था, तो इवन सिर्फ प्रीलिम्स की बात करें तो मैंने मोर देन 300 मॉक टेस्ट लगा दिए होंगे सिर्फ प्रीलिम्स के, मोर देन 300। मतलब 300 गाइज, क्या आप बिलीव कर सकते हो? 300 का मतलब है 300 दिन। और मेरे को तो 3 साल हो गए, मतलब 365 into 3 900 डेज में मतलब 300 मॉक्स तो लगा ही दिए। और जब एक्चुअल प्रीलिम्स की डेट आ गई थी तो उससे पहले कितने मॉक टेस्ट दिए थे? उस टाइम तो मैंने 0 मॉक्स, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आ चुका था तब पता था कि भाई अब क्वालिफाइंग हो गया तो इसमें स्कोर करने को कुछ है नहीं। और कॉन्फिडेंस तो था ही, क्योंकि उससे पहले मैं मॉक्स तो काफ़ी 300 लगा लिए थे, तो कोई किया ही नहीं करना। मेंस का? मेंस के फिर हम जैसे न्यू पैटर्न पे कर रहे थे तो हमें जैसे 2-3 महीने का टाइम मिला था, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60-70 डेज। तो उतने ही मेरे मॉक्स थे, क्योंकि मैं एवरीडे लगाता था, तो 60-70 मॉक्स लगाए थे मेंस के। तो गाइज आप देख रहे हो 300 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे लिए अंकुश ने, और इस तरीके से आपको बता रहे थे कुछ नहीं हुआ इतने रिलैक्स, क्योंकि अब जो चाहिए था वो मिल गया है। एग्ज़ाम में प्रेशर एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे, ऐसे बहुत बच्चों से मैंने बात करी है पर्सनली, बिकॉज मैं जो मुझे जानते हैं वो जानते होंगे, मैं पर्सनली स्टूडेंट्स के टच में हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब एक लार्ज कम्युनिटी है जो बच्चे मेरे साथ पर्सनली टच में है। तो आप इस वीडियो में भी रियलाइज़ कर जाओगे कि मतलब एकदम पर्सनली जिनको मैं जानता हूँ, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, तो उन्होंने जब मुझसे बात करते हैं वो बोलते हैं सर हमें, जब हम घर पर करते हैं तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आता है, 90% आ जाते हैं स्कोर। बट जब हम वहाँ जाते हैं हमारा माइंड फंबल हो जाता है, क्वेश्चंस के आंसर गलत लगने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर आप बता सकते हो कि बच्चों के साथ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सारा कंसिस्टेंसी का खेल है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बच्चा कंसिस्टेंट नहीं है ना तो वो एग्ज़ाम में प्रेशर को फेस करेगा ही करेगा। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि 60-70 मॉक्स मैंने रेगुलरली एवरीडे लगाया मेन से पहले, जब हमें टाइम मिल गया था Tier 1 के बाद। तो अगर आपने इतनी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है ना, तो मैं अपने एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम देने गया था ना मेरे को बिल्कुल प्रेशर फील नहीं हुआ। मेरे को पता था कि जैसे हम डेली अभी पिछले 60-70 दिन से करते हुए हैं, वैसा ही आज एक बार फिर से करना है, उसके बाद सब खत्म है। बस एक बार और करना है, जो चीज़ इतने टाइम से करते हुए आए तो वो रूटीन बन जाता है। और रूटीन मतलब एग्जांपल दूंगा मैं, अगर जैसे मान लो आप बचपन से डेली सुबह उठ के टूथब्रश करते हो, तो मान लो कि एक दिन आपको कह दिया जाए कि भाई इस दिन भी आपको टूथब्रश करना है, तो उसमें क्या आपको नर्वसनेस होएगी? दैट्स अ गुड पॉइंट गाइस, इट्स अ कैच एंड यू हैव टू कैच इट। बिकॉज मतलब इसका जो अंकुश ने बात बोली, इस बात से मेन पॉइंट निकल के आता है कि हैबिट, डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग और प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस होगी ना, फिर आपको कोई नर्वसनेस नहीं होगी। यू नो कि आपको क्वेश्चंस आते हैं बट यू डू नॉट प्रैक्टिस देम एज मच एज यू शुड हैव डन। हाँ तो अगर आप उतनी करते तो शायद नर्वसनेस नहीं होती। बिल्कुल, मैं श्योर करके कह सकता हूँ आप कंसिस्टेंटली अगर 60-70 डेज प्रैक्टिस करें, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम प्रेशर फील नहीं होगा। अगर आपने दिल से मेहनत की है ना, नहीं होगा आपको एग्ज़ाम प्रेशर फील। तो गाइज एक लास्ट क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर अंकुश करो फैमिली से बात करेंगे थोड़ी, कि आपने जो मिस्टेक्स करी और बच्चे उन मिस्टेक्स को ना करें वो और बता दीजिए, ताकि उस चीज़ से वो बच जाएं कि क्या मिस्टेक नहीं करनी इस एग्ज़ाम में। मिस्टेक मैं सबसे बड़ी मिस्टेक तो आपको मैंने शेयर करी ही कंप्यूटर की, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दोहराना। कंप्यूटर अब के टाइम पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो सब्जेक्ट्स मैं कहना चाहूँगा वो है GS और कंप्यूटर।
जीएस आपको कॉम्पिटेंसी दिलाएगी, कंप्यूटर आपको क्वालिफाई कराएगी। अगर इन दो में आपने अच्छे से हाथ पैर मार लिया ना, बाकी 3 सब्जेक्ट में तो हर कोई हाथ पैर मारता है और उसमें आपको कॉम्पिटेंसी इतनी मिलेगी नहीं। बस आपको जो जिस बेसिस पे आपको अच्छी रैंक लानी है ना, वो है दो सब्जेक्ट्स, जीएस और कंप्यूटर। गाइज अंकुश के पेरेंट्स से भी पूछते हैं कि ASU में लगने के बाद कैसा रिएक्शन रहा, थोड़ा घर में अंकल को कैसा लगा और आंटी को। हमें तो बच्चे की चॉइस के ऊपर ही चलना था। वैसे तो बच्चे का फर्स्ट चॉइस यही थी कि ME में जाना है मेरे को, तो हमें तो कोई इस टाइप का कोई इशू था भी नहीं कि बेटा अगर जहाँ खुश है हमें कोई इशू नहीं है। ME में जाएगा तो हमें भी साथ में कहीं बाहर विदेश घूमने का मौका मिलेगा, हमारा तो यही था। तो गाइज ऐसे भी सपोर्टिव पेरेंट्स हैं जो मतलब बाहर अगर उनका लड़का जा रहा है तो उनके साथ भी जा सकते हैं, मतलब जो उनका करियर की जो उसकी डिज़ायर है बच्चे की वो फुलफिल कर रहे हैं। हर तरीके से मेरे हिसाब से सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। हर माँ जो है अपने बच्चे की खुशी में साथ रहती है। तो आंटी आपको कैसा लगा जब रिजल्ट आया और अंकुश बहुत खुश हुआ होगा? बहुत खुशी हुई। मेरे सारे परिवार, सारे रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में सबको इतनी खुशी हुई है। सब ने आके यहाँ हमें कांग्रेट्स किया है। हम 2 दिन से मतलब ये मान के चलो कि सुबह से लेकर शाम तक इतने गेस्ट आए हैं, उनको अटेंड किया हमने, जो सब हमें कांग्रेस करने के लिए आए। और फ़ोन पर भी मेरे कम से कम भी 500-600 के करीब मैसेज आए हैं जो मुझे कांग्रेस करने के लिए। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट रहता है गाइस जब आप ऐसे सेलेक्ट होते हो आप। तो पेरेंट्स ने जो मतलब चाहा वो मिल ही गया फाइनली, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करी और जो चाहते थे, क्योंकि बीच में ही मतलब अटेम्प्ट दिस फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने अचीव किया और इतना अच्छा। तो हम तो चाहते हैं कि और आगे बढ़े और UPSC की भी तैयारी करे और उसको भी क्लियर क्रैक करे। गाइस अभी अंकुश की एज बस 21 साल है, तो पेरेंट्स जो सोच रहे हैं वो सही है। तो बीच में जब थोड़ा सा कशमकश थी कि रिजल्ट को लेके, तब काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स को भी लगता था, क्योंकि वीडियोस शायद अब पेरेंट्स भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि बच्चा देख रहा है तो हम भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा नर्वसनेस घर बच्चे को तो होती है और साथ में हमें भी कि पीछे हमारे 15-20 दिन 1 महीना जो गया है, मतलब चॉइस बढ़ने से बाद में तक कि पता नहीं क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी या दिल्ली के बाहर मिलेगी, कहाँ मिलेगी। दैट वाज वेरी, मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत ही असमंजस वाला टाइम था। उस टाइम हमें कुछ ये था कि बच्चे को अपनी चॉइस का मिल जाए। हमारा फाइनल यही था, बच्चा खुश हो रहना चाहिए, इसको अपनी चॉइस का मिल जाए। तो गाइज फाइनली अंकुश को मिल गया है और पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं। और आगे देखते हैं फिर सेलिब्रेशन मोमेंट्स में। श्योर। तो गाइज देखते हैं अंकुश का स्केड्यूल क्या रहता था जब पढ़ाई के बाद ब्रेक लेते थे, तो क्या करते थे वो। तो क्या करते थे भाई अंकुश? ब्रेक में तो मैंने बताया था भाई आपको कि भाई आपको जैसे लेजर एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है आप कुछ भी कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप बस स्पोर्ट्स में कुछ कर रहे हो, आपका कुकिंग में कुछ पैशन है वो कर सकते हो फॉलो, आपका रीडिंग में पैशन है वो कर सकते हो फॉलो। मतलब आपको अपना पैशन जो भी चीज़ करना अच्छा लगता है आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा जरूर दो अपना अदर देन स्टडीज़, कि भाई आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। क्योंकि आपको ना हर रोज़ चीज़ें डाइजेस्ट करनी होती हैं, मतलब जो आपने जो रोज़ पढ़ा है ना उसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ता है। और अगर आप डेली अपना अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव आपका फिर नेक्स्ट डेज जाते हैं आपके, तो वो बड़ा ज़रूरी है। अभी आ गए हम अपने कॉलेज वाली रोड पर और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि नॉस्टैल्जिया फील होने लग जाता है जब इस रोड पर आता हूँ मैं। हिंदू कॉलेज और स्टीफेंस की ये लाइन जो है बहुत ही मेरे को मतलब नॉस्टैल्जिक कर देती है बिल्कुल। जो भी यहाँ से पास आउट है भाई कमेंट करना। देखिए ये हमारा कॉलेज का शुरू हो गया है, हिंदू कॉलेज का। तो ये हमारा कट आ गया रामजस वाला। तो गाइस ये आपके चल रही है किरोड़ीमल और FMS की रोड, दिल्ली यूनिवर्सिटी किरोड़ीमल कॉलेज। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बहुत स्पेशल जगह जहाँ अंकुश के मोस्टली ईयर्स बीतते हैं, हंसराज कॉलेज। इसके गेट पर खड़े हैं और अभी हम अंकुश से जानेंगे कुछ चीज़ें। अब मेरे हिसाब से ME में जाने के बाद यही वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यहाँ वापस आने का मौका शायद बहुत ही कम मिलेगा। तो अभी देखते हैं इनके जो प्रिपरेशन का जो रूटीन था जिसकी मैं बात कर रहा था उसके बारे में देखते हैं कि कैसे ये अपना स्टडी के अलावा टाइम जो यूटिलाइज करते थे, क्या क्या करते थे वो देखते हैं।
जैसे अगर रूटीन की बात करें तो मेरा मोस्टली जैसे स्टडी में ही टाइम निकलता था लास्ट डे में, तो मेरा वही रहता था कि आपको ना मैक्सिमम जितना हो सके उतना आउटपुट निकालना है। तो मेरा सुबह से जल्दी उठता था और सुबह से लेकर रात तक मेरी स्टडी ही रहती थी। बस बीच में जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि भाई आपको 1-2 घंटे का लीजर टाइम निकालना है अपने लिए, ताकि आप वो अपना जो 10 to 12 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स है ना, वो आप अपना कंटिन्यू रख सकें। उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको वो 1-2 घंटे का लीजर टाइम ज़रूर चाहिए। तो इसलिए मेरा रूटीन तो वही रहता था कि सुबह जल्दी उठना, मैं 6-7 बजे जल्दी उठता था और रात के जितना मैक्सिमम जा सके होता है। और जो सिस्टमैटिक जो मतलब इस पर्टिकुलर आवर में क्या पढ़ना है, उस पर्टिकुलर आवर में क्या पढ़ना है, मतलब जो प्रॉपर मेरा टाइम टेबल था वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, वो आप बता रहे हैं। गाइस अभी दिखाते हैं आपको जो गेमिंग जोन है हडसन लेन का, यहाँ है। तो अंकुश कौन सी गेम खेलोगे भाई? कोई भी गेम खेलेंगे, आ जाओ। तो गाइस ये अंकुश की फेवरेट जगह लग रही है। बीच बीच में लेजर एक्टिविटी यही करते हैं। ये घर के पास ही इनके, आप देख सकते हो लेजर एक्टिविटी के लिए। ये है गेमिंग का पूरा, यहाँ पर आप सारी गेम्स देख सकते हो भाई। ऐसे ही काफी बड़ा बना हुआ है गाइस ये, और मतलब अच्छा टाइम स्पेंड किया है अंकुश ने इंडिया में भी। सारी गेम्स हैं। तो ये बड़े बच्चों वाली गेम कौन सी है? सब बड़ों की है, छोटों के बच्चों की गेम नहीं है। अडल्ट्स की गेम कौन सी है? अडल्ट्स की गेम ये सर किट की कोई गेम नहीं है। हाँ सर अडल्ट्स से फिर तो और भी गेम है, क्योंकि शूटिंग गेम बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े भी खेल सकते हैं। अच्छा, जो सभी कर सकते हैं। चार्जेस है 400 पर पर्सन हाफ आवर के लिए और 600 1 आवर के लिए। ओके। तो भाई आप भी आ सकते हो, देख लो 400 रुपये है। आर्केड रूम बना हुआ है। 12 to 12 12 से 12 बजे तक गैस खुला रहते हैं, तो आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो टारगेट जो है आपको पूरा रखना है। तो गाइज चल रहे हैं, कुछ खाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं। अभी फाइनली कमला नगर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, और देखते हैं क्या मिलता है अच्छा सा कुछ खाने का, दिखाते हैं आपको। फाइनली ये है सबवे, या तो इसमें चलते हैं या तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। या तो अंकुश कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? टेक्निक्स होती हैं, जैसे पोमोड्रो टेक्निक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब पोमोड्रो टेक्निक आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप उसके थ्रू रेगुलर 10 to 12 आवर्स की स्टडी अपना स्टडी टाइम निकाल सकते हैं।